हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एबीजी एनालिसिस एंड बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ओवरऑल पूरा एबीजी का कंसेप्ट हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है अन्नू रोहिला एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन नॉर्सेट 9 विद ऑल इंडिया रैंक 161। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एबीजी एनालिसिस एंड एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले एबीजी का मतलब क्या होता है हम ये समझेंगे। एबीजी का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस, यानी कि हमारे जो आर्टरी में ब्लड होता है उसके गैशियस कंपोनेंट को एंड उसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अब हमारी बॉडी को काम करने के लिए हमारे ब्लड में जो कंपोनेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली वर्क करने के लिए एक पीएच की ज़रूरत होती है, यानी एक रेंज होता है जिस रेंज के अंदर हमारा जो फंक्शंस है बॉडी के, जितना भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन बाइंड होता है हेमोग्लोबिन से, ये सारे के सारे फंक्शंस बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म होते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही होते हैं। सो वो पर्टिकुलर पीएच होती है हमारे ब्लड की 7.3 टू 7.45, जो कि एक स्लाइटली एल्केलाइन पीएच होती है। जो हमारा पीएच स्केल होता है 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है एंड 7 से अगर लेस में पीएच जा रही है तो एसिडिक होता है, यानी कि एसिडोसिस, एंड अगर उससे ज़्यादा है तो एल्कलोसिस की तरफ जाएगा। अब ऐसे ही सेम हमारे ब्लड की जो पीएच होती है जिसपे हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली हमारी बॉडी फंक्शन कर सकती है, दैट इज 7.35 टू 7.45 हमारा जो होता है पीएच होता है जिसपे इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। अब इन केस सपोज अगर हमारा पीएच इस रेंज से कम में जा रहा है, दैट इज 7.35 से कम हमारा पीएच है, तो हमारा एसिडोसिस होगा, एंड अगर 7.45 से हमारा पीएच ज़्यादा है तो एल्कलोसिस होगा। अब एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस भी दो तरह का होता है। इट कुड बी रेस्पिरेटरी, इट कुड बी मेटाबॉलिक। सेम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एबीजी एनालिसिस में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि एबीजी एनालिसिस के लिए जो हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं उसका मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट के लिए। मोस्ट कॉमन साइट होता है हमारा रेडियल आर्टरी। अब जब भी हम ब्लड लेते हैं तो हम रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं, एबीजी एनालिसिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट होता है। अब जब हम रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं उससे पहले हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज मॉडिफाइड एलेंस टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर हम कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करते हैं हमारे हैंड की, यानी हमारे हाथ में जो रेडियल आर्टरी होती है उसका कोलेटरल सर्कुलेशन होता है अल्नर आर्टरी। हम चेक करते हैं मॉडिफाइड एलन टेस्ट में कि वो आर्टरी काम कर रही है या नहीं। इन केस अगर हमारी रेडियल आर्टरी में कोई इश्यू भी होता है तो भी हमारे हैंड में कोलेटरल सर्कुलेशन अगर वेल है तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि वहाँ की सर्कुलेशन में इम्पेयरमेंट नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियली हम हमारे हैंड पे जो हमारी रेडियल आर्टरी है प्लस अल्नर आर्टरी है दोनों को प्रेस करते हैं सो दैट सर्कुलेशन रुक जाए, और हैंड को देखते हैं, फिस्ट बनाते हैं, देन फिस्ट को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो हैंड वाला एरिया है वो पूरा का पूरा पाम एरिया वो पेल हो गया है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम हमारी अल्नर आर्टरी से प्रेशर को हटा देते हैं। अगर हम प्रेशर हटाएंगे तो कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से वापस से ब्लड फ्लो होगा एंड जो एरिया पेल हुआ था वो नॉर्मल स्किन टोन में वापस आ जाएगा। तो ये होता है मॉडिफाइड एलन टेस्ट। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो अल्नर आर्टरी है, कोलेटरल सर्कुलेशन है, वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर हमारा एरिया नॉर्मल कलर का हो जाता है मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर इसमें टाइम लगता है मतलब कि एबनॉर्मल कोलेटरल सर्कुलेशन है, फिर हम यहाँ से रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग नहीं करते, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम देखेंगे एबीजी एनालिसिस में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से कंपोनेंट स्टडी करते हैं। तो ये मैंने स्क्रीन पे शो करे हैं, ये सारे कंपोनेंट हम एबीजी एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है पीएच। अब मैंने बताया जैसे कि पीएच जो होती है एवरेज पीएच दैट शुड बी बिटवीन 7.35 टू 7.45। अगला है PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी बिटवीन 35 टू 45 mm ऑफ Hg के बीच में रहना चाहिए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 टू 100 mm ऑफ Hg, एंड
जो HCO3 नेगेटिव है दैट शुड बी बिटवीन 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन शुड बी बिटवीन 95 to 100 और अबो 95। कई जगह इसको आप 94 to 100 भी देखोगे एंड 95 to 100 बोथ आर राइट। हमारे ब्लड की नॉर्मल वैल्यूज होती है जिसको हम एबीजी एनालिसिस के टाइम पे देखते हैं। तो अगर ये वैल्यूज विद इन नॉर्मल रेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यूज नॉर्मल नहीं है, विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है, तो या तो हमारी बॉडी एसिडोसिस में जाएगी या तो हमारी बॉडी एल्कलोसिस में जाएगी। अब हमें ये देखना है वैल्यूज को देख के कि इट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये चीज हम कैसे देखेंगे, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार ना ओवरऑल एक आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे चीजों को लिंक करना है। बॉडी में एसिड बेस बैलेंस की एंड एबीजी एनालिसिस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 गैस होती है, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 गैस हमेशा एसिडिक नेचर की होती है। तो जब भी हमारी बॉडी में CO2 गैस कम होगी, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में CO2 गैस कम होगी मतलब एसिडिक गैस कम हो गई, मतलब हमारी बॉडी किस में गई है, मतलब हमारी बॉडी एल्कलोसिस में गई है। ठीक है, एल्कलोसिस में गई है क्योंकि एसिडिक तो कम हो गया कंपोनेंट, तो एल्कलोसिस में बॉडी चली जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि CO2 एक एसिडिक गैस है और उससे लिंक करके हमेशा क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो और अगर CO2, अब इसका क्या रिलेशन है, अगर जो हमारी CO2 होती है, CO2 अगर हमारी कम होगी तो क्या एसिडिक गैस है, एसिडिक कंपोनेंट कम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, एल्कलोसिस, यानी कि हमारी pH बढ़ेगी। तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर CO2 का अगर कम होगा दैट मीन हमारा pH जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते, हमेशा याद रखना CO2 अगर ज्यादा हो रही है मतलब एसिडोसिस, CO2 अगर कम हो रही है मतलब एल्कलोसिस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सिनेरियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में, ये नॉर्थ साइड के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमारी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में जा रही है तो क्या होगा। सो इस केस को इमेजिन करके चलते हैं, अगर हमारी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में जा रही है तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन केस बॉडी जा रही है हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, हमारी CO2 बॉडी से ज्यादा फ्लश आउट होती है। अगर हमारा CO2 ज्यादा फ्लश आउट होगा, CO2 क्या बताया मैंने कि CO2 एक एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस ज्यादा बाहर चली गई तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो है एल्कलोसिस हो जाएगा। और कौन सा कंपोनेंट था, इट इज CO2 हमारा कोई रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है या मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, CO2 तो हमारा रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक गैस बाहर चली गई तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब हमेशा हमारी बॉडी में जब भी कोई इशू होता है, हमारी बॉडी जब भी नॉर्मल से वेरी कर जाती है तो बॉडी क्या करती है, ट्राई करती है, कुछ चीजें हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो उस चीज को कंपनसेट करने का ट्राई करते हैं कि वो चीज वापस से नॉर्मल आ जाए। ठीक है, इन केस अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है तो बॉडी में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसा मेटाबॉलिक चेंज आएगा जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो रिवर्स होकर नॉर्मल आ जाएगी। तो ये हमारी बॉडी के कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। जब भी हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ बॉडी जाएगी। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मैंने बताया, हाइपर वेंटिलेशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक कंपनसेशन के लिए हमारी किडनी काम करना स्टार्ट कर देगी। अब जब हमारी किडनी काम करना स्टार्ट करेगी, किडनी क्या करेगी, किडनी हमारा H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव है उसको रीएब्जॉर्ब करेगी बॉडी के अंदर। अब हमें क्या है, हमारी हो रही है एल्कलोसिस, हमें क्या कराना है, एल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए अब इधर से pH बढ़ रही है तो अगर इधर से pH घटेगी तो दोनों रेंज नॉर्मल आ जाएंगे। तो इस वे में हमें सोचना है। ठीक है, हमारी बॉडी इसी वे में फंक्शन करती है कि रेस्पिरेटरी अगर एल्कलोसिस हो रहा है तो फिर मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो है वो एसिडोसिस की तरफ जाएंगे ताकि ओवरऑल मिला के हमारी बॉडी में वो चीज कंपनसेट हो जाए और हमारे pH नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। तो अब हमारी किडनी क्या करेगी, हमारी किडनी जो H पॉजिटिव है उसको रीएब्जॉर्ब करेगी एंड जो HCO3 नेगेटिव है उसको सिक्रेट करेगी। अब जो बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं, बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा तो हमें एल्कलोसिस हो जाएगी, बाइकार्बोनेट कम होगा तो हमें एसिडोसिस हो जाएगी। तो वो थोड़ा बेसिक नेचर पे काम करते हैं। अब बॉडी, मैंने क्या बोला कि किडनी अगर हाइपर वेंटिलेशन हुआ तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुई, एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुई तो क्या हुआ है, मेटाबॉलिक
कंपनसेशन होगी एंड मेटाबॉलिक कंपनसेशन में जो किडनी है वो H पॉजिटिव आयन रीअब्सॉर्ब करेगी एंड बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रेट कर देगी, जिससे क्या होगा वापस से एसिडोसिस होकर सारी चीजें कंपनसेट होकर नॉर्मल आ जाएंगी। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, अगर हमारी बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, अगर हमारी बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है दैट मीन कि CO2 का एक्यूमुलेशन बॉडी में हो रहा है। अब CO2 का एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी में, CO2 क्या है, एक एसिडिक गैस है, CO2 का एक्यूमुलेशन हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है एंड CO2 एक्यूमुलेशन हो रहा है एसिडिक गैस का, तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अगर बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो उस चीज को ठीक करने के लिए क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, जो H पॉजिटिव है वो सिक्रेट होने लग जाएगा किडनी से एंड बाइकार्बोनेट किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी। अब बाइकार्बोनेट बॉडी में बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होता है उस चीज को ठीक करने के लिए, यानी उस चीज को नॉर्मल लेके आने के लिए अगर हमारा कोई फंक्शन डेविएट करता है तो बॉडी उस चीज को कंपनसेट करने का ट्राई करती है। तो इन केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि बॉडी ने कंपनसेट करने का ट्राई करा। अब हमारे पास 3 सिनारियो बनते हैं, ठीक है। पहली चीज, अगर कोई भी एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है तो पहली चीज अनकंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड की मतलब अभी वो चीज अनकंपनसेटेड ही पड़ी हुई है, अभी वो चीज कंपनसेट नहीं हुई है, ठीक है, तो दैट इज अनकंपनसेटेड। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि अभी उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है एंड वो अनकंपनसेटेड है, वो चीज कंपनसेट बॉडी ने अभी नहीं करी है, ठीक है, बॉडी ने अभी वो चीज कंपनसेट नहीं करी है। एक सिनारियो हो सकता है कि अनकंपनसेटेड। अब कैसे पता चलेगा एबीजी के रिजल्ट देख के कि ये अनकंपनसेटेड है या कंपनसेटेड है, कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले अगर चीज अनकंपनसेटेड होगी, अनकंपनसेटेड में क्या होता है, अनकंपनसेटेड में जो हमारी पीएच है, अब अनकंपनसेटेड मतलब कि कंपनसेट नहीं हुआ, यानी कि हमारी पीएच जो है या तो वो एसिडोसिस में मिलेगी यानी कि एसिडिक पीएच मिलेगी 7.35 से कम मिलेगी, या तो हमारी पीएच 7.45 से ज्यादा मिलेगी, ठीक है, एल्कलोसिस की तरफ मिलेगी, यानी कि नॉर्मल तो पीएच मिलेगी ही नहीं क्योंकि वो अभी अनकंपनसेटेड है, कंपनसेट नहीं हुआ। सेकेंड चीज होती है कि पार्शली कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड में एक चीज और होती है, हम कंपोनेंट्स को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर मेजरली क्या होता है, कोई एक चीज वेरी करती है, या तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वेरी करेगा, नॉर्मल नहीं मिलेगा, तो अगर CO2 का वेरी कर रहा है दैट मीन रेस्पिरेटरी इशू है, एंड अगर बाइकार्बोनेट वेरी कर रहा है दैट मीन उसका मेटाबॉलिक इशू है। तो कोई एक चीज इसमें वेरी करेगी, दूसरी चीज विद इन नॉर्मल रेंज मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड सिनारियो है कि बॉडी उस चीज को कंपनसेट करने का ट्राई कर रही है लेकिन बॉडी उस चीज को पूरा कंपनसेट नहीं कर पाई। अब अगर बॉडी उस चीज को कंपनसेट करने का ट्राई कर रही है तो जो हमारी पीएच है वो कंपनसेट करने का ट्राई कर रही है, यानी कि पार्शली कंपनसेटेड है, तो हमारी पीएच नॉर्मल भी मिल सकती है और ये भी हो सकता है कि नॉर्मल अभी आई नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मल आने की तरफ है यानी कि नॉर्मल की तरफ आ रही है हमारी पीएच, अभी नॉर्मल आई नहीं है, तो हमें दोनों चीजें चेंज मिलेंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी चेंज मिलेगा एंड HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट भी हमें उसमें चेंज मिलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा पार्शियली कंपनसेटेड, कि अभी बॉडी ट्राई कर रही है कंपनसेट करने का लेकिन अभी पूरा कंपनसेट नहीं हुआ। एंड थर्ड केस आता है कंप्लीटली कंपनसेटेड। कंपनसेटेड का मतलब ये होता है कि जो हमारी पीएच है वो फिर से नॉर्मल हो गई, कंपनसेट हो गई, अगर इधर से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ है तो इधर से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होकर वो चीजें वापस से नॉर्मल आ गई हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेटेड। कंपनसेटेड में क्या होगा, हमारी पीएच बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी, अगर नॉर्मल मिल रही है मतलब कि वो चीज कंपनसेटेड है और दोनों वैल्यू हमें चेंज मिलेंगी, जैसे कि अगर इधर से CO2 की वैल्यू बढ़ेगी तो उधर से बाइकार्बोनेट की भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें चेंज मिलेंगी एंड जो उसका रिजल्ट होगा जिस उसकी वजह से कंपनसेट होकर हमारी जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज के अंदर। ये जो 3 चीजें हमने देखी इनसे हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो पीएच है, जो एबीजी एनालिसिस हमने करी हमारी बॉडी में, वो कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है या फिर पार्शली कंपनसेटेड है, यानी कि अभी कंपनसेट हो रहा है पर कंप्लीटली कंपनसेट हुआ नहीं है वो चीज, यानी कि कंप्लीटली विद इन नॉर्मल रेंज आया नहीं है वो चीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ये हमारी जो वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई है, तो जो इसमें पीएच दिखा रखा है इसमें बोला हुआ है कि पीएच 7.1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 54 है एंड HCO3 नेगेटिव 24 है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले पीएच पे ध्यान दो, पीएच कितनी है। अब इसमें दिया हुआ है पीएच 7.1 है, अब पीएच 7.1 है तो हमें देखते ही पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पीएच कम है मतलब एसिडोसिस हो रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि एसिडोसिस जो हो रही है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, जो HCO3 नेगेटिव की वैल्यू है, HCO3 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल रेंज होती है इसकी
22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अकॉर्डिंग, यानी 22 टू 26 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब इसमें 24 दिया हुआ है, तो जो 24 दिया हुआ है, 24 क्या है, 24 तो नॉर्मल रेंज में, यानी कि बाइकार्बोनेट का तो कोई इशू ही नहीं है। हमेशा याद रखना, जो बाइकार्बोनेट है वो मेटाबॉलिक स्टेटस को शो करेगा, एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो रेस्पिरेटरी स्टेटस को शो करेगी। तो ये तो हमें पीएच देख के पता चल गया कि ये एसिडोसिस है। अब ये पता करना है कि ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी। अब देखो, हमारा बाइकार्बोनेट तो विद इन नॉर्मल रेंज है, ठीक है, बाइकार्बोनेट तो क्या है, नॉर्मल रेंज है, यानी कि बाइकार्बोनेट का कोई इशू नहीं है। जो लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो CO2 गैस है वो होती है 35 टू 45, ठीक है, जो CO2 बढ़ रही है। अब CO2 बढ़ रही है, दैट मीन क्या है, CO2 एक एसिडिक गैस है, और क्वेश्चन में भी एसिडोसिस हो रहा है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब किस तरह का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ये है अनकम्पनसेटेड, क्योंकि इसमें पीएच जो है हमारी एसिडिक की तरफ है। अगर ये होता पार्शियली कंपनसेटेड होता तो क्या होता, दोनों वैल्यू चेंज मिलती है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी चेंज मिलता, बाइकार्बोनेट भी, यानी एक की वजह से हमारी एसिडोसिस होती, दूसरा उसको करेक्ट करता, तो हमें जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलती। लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हमें मिल रहा है, तो ये क्या है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी जो पीएच है वो 7.6 दी हुई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 25 है, एंड HCO3 नेगेटिव का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी हमारा 25 दिया हुआ है। तो इसमें कौन सी चीज, सबसे पहले देखो पीएच को, पीएच क्या है, पीएच हमारे किसकी तरफ है, 7.6 है, यानी नॉर्मल कितना है, 7.35 टू 7.45, यानी कि हमारा जो पीएच है वो एल्कलोसिस है, ठीक है, पीएच ज्यादा है, इससे रेंज से ज्यादा है, ज्यादा होएगा तो हमेशा एल्कलोसिस होगा, ठीक है, तो हमारा क्या है, ये एल्कलोसिस है। तो एल्कलोसिस है, कौन सा वाला एल्कलोसिस है, अब ये पता करना है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है एंड HCO3 नेगेटिव है, इनकी वैल्यू को नॉर्मल से मैच करके देखो, तो जो हमारा HCO3 नेगेटिव है उसकी वैल्यू हमारी नॉर्मल रेंज के अंदर है, लेकिन जो हमारा PCO2 है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमारी कम हो रखी है। अब एसिडिक गैस क्या हो रखी है, कम हो रखी है, CO2 क्या है, एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस क्या है, कम हो रखी है, एसिडिक गैस कम हो रखी है, मतलब क्या हो गया, एल्कलोसिस हो गया, और कौन सी कंपोनेंट की वजह से, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, तो सिंपल सा आंसर हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और कैसा है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो पीएच है वो 7.1 दे रखी है, PCO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 41 दे रखा है, एंड HCO3 नेगेटिव 19 दे रखा है। अब जो HCO3 नेगेटिव होता है, जो बाइकार्बोनेट है, अब सबसे पहले पीएच देखेंगे, पीएच 7.1 है, यानी कि एसिडिक पीएच है, तो अब देखना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये तो पता चल गया एसिडोसिस है। अब देखो, इसमें PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो विद इन नॉर्मल रेंज दे रखा है, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं। और हमेशा याद रखना, अनकम्पनसेटेड वालों में सिर्फ एक ही चीज डिफर करेगी, दोनों चीजें डिफर नहीं करेंगी, एक चीज नॉर्मल रेंज में मिलेगी, एक चीज हमारी नॉर्मल रेंज में नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल रेंज से बियॉन्ड मिलेगी हमें। अब इसके अंदर HCO3 नेगेटिव दे रखा है 19, तो HCO3 नेगेटिव जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं है, वो क्या है, वो कम हो गया। और HCO3 नेगेटिव मैंने क्या बताया था कि बाइकार्बोनेट है जो वो एल्केलाइन नेचर में जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, और हमेशा HCO3 नेगेटिव मेटाबॉलिक स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेस्पिरेटरी। अब ये चीज ध्यान रखो, ठीक है, पीएच से हमें ये पता चल जाएगा, पीएच से हमें पता चल जाएगा कि ये चीज एसिडोसिस में जा रही है या एल्कलोसिस में जा रही है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और HCO3 नेगेटिव देखने से पता चल जाएगा कि ये चीज जो है रेस्पिरेटरी की वजह से है या मेटाबॉलिक की वजह से। अब इस क्वेश्चन में हमारा CO2 तो नॉर्मल है, यानी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट तो बिल्कुल नॉर्मल है, मेन प्रॉब्लम किसकी वजह से, HCO3 नेगेटिव वो हमारा कम गया हुआ है, यानी कि, और HCO3 नेगेटिव जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, एल्कलाइन नेचर के होते, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, राइट, नहीं, ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रखा है जो पीएच है वो 7.26 है, जो PCO2 है वो 33 है, एंड जो HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट है वो 19 है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, पीएच सबसे पहले क्या है, पीएच एसिडिक की तरफ है, यानी कि 7.35 से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी बेसिकली एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब पता करना है कौन सा एसिडोसिस होगा, तो इसके अंदर जो PCO2 है वो भी नॉर्मल रेंज में नहीं है, एंड जो HCO3 नेगेटिव है वो भी नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो अब कैसे करें, तो डेफिनेटली दोनों चीजें चेंज है,
ठीक है, दोनों चीज़ें चेंज हैं एंड जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ है, यानी कि ये क्या है, ये है पार्शियली कंपनसेटेड का क्वेश्चन है। अगर ये अनकम्पनसेटेड का क्वेश्चन होता तो क्या होता है, अनकम्पनसेटेड में कोई एक चीज मतलब नॉर्मल होती एंड एक चीज नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल रेंज में नहीं होती, इसमें दोनों चीज नॉर्मल नहीं है। और अगर कंपनसेटेड का क्वेश्चन होता तो पीएच नॉर्मल होती। अब इसमें पीएच भी नॉर्मल नहीं है, इसमें HCO3 नेगेटिव भी नॉर्मल रेंज में नहीं है एंड इसमें CO2 भी नॉर्मल रेंज में नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, ये तो पता चल गया है पार्शियली कंपनसेटेड है, लेकिन ये है क्या। अब देखो इसमें CO2 कितना है, CO2 नॉर्मल होता है 35 to 45 के बीच में 33, यानी CO2 कम है। CO2 कम है यानी कि CO2 कम है यानी कि क्या है, CO2 एक एसिडिक गैस है और एसिडिक गैस कम है, तो इसमें एल्कलोसिस होना चाहिए था। ठीक है, अगर CO2 वाला कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता तो इसमें एल्कलोसिस होना चाहिए था, क्योंकि क्या है, अगर CO2 की वजह से प्रॉब्लम है, CO2 वाला प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो CO2 तो कम है यानी एसिडिक गैस कम है, तो एल्कलोसिस होना चाहिए था, लेकिन इसमें पीएच है एसिडिक की तरफ। दैट मीन कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट का प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट चेंज हुआ है मेटाबॉलिक कंपोनेंट को कंपनसेट करने के लिए, यानी मेटाबॉलिक जो चेंज आए थे उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी वाली चीज चेंज हुई है। ठीक है, क्योंकि साफ सी बात है, अगर रेस्पिरेटरी में हमारे CO2 यानी कि एसिडिक गैस कम है तो फिर इसमें एसिडिक गैस कम की वजह से एल्कलोसिस होना चाहिए, लेकिन इसमें हो उल्टा रहा है, इसमें तो एसिडोसिस है। फिर हम देखेंगे HCO3 नेगेटिव, वो है 19। अब ये है बाइकार्ब, बाइकार्ब कम है और बाइकार्ब कम है, बाइकार्ब क्या है, एल्केलाइन नेचर का है, और कोई चीज एल्केलाइन वाली कम है तो ऑब्वियसली एसिडोसिस होगी और पीएच भी एसिडोसिस है। तो ये फैक्टर, हाँ, इसकी वजह से, यानी कि इसमें क्या है, दिस इज पार्शियली कंपनसेटेड एसिडोसिस है। कैसी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्वेश्चन है ये। हमारे कुछ एबीजी इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ सिनेरियोज या कुछ ऐसे केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन जो नोट सेट में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले कई क्वेश्चंस में लिखा होगा कि पेशेंट है, वो उसको हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो वो किस में जा रहा है। देखो हमेशा याद रखो, अगर हाइपर वेंटिलेशन, मैंने पहले बताया हाइपर वेंटिलेशन है तो हमेशा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। ठीक है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में CO2 क्या हो रही है, कम हो रही है बॉडी में, एंड CO2 एसिडिक गैस है, तो एसिडिक गैस कंपोनेंट कम हो रहा है तो एल्कलोसिस होगी, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। और कभी भी हाइपोवेंटिलेशन है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। ठीक है, तो दो सिनेरियो तो ये हो गए। ऐसा ही सेम सिनेरियो आता है COPD के ऊपर। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं, COPD के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो COPD में क्या होता है, COPD में भी सेम चीज होती है। COPD में भी क्या होता है, हमारी बॉडी में CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सेम कंडीशन है, हाइपर वेंटिलेशन हाइपोवेंटिलेशन, वैसे ही सेम तरीके से समझेंगे। COPD में क्या है, COPD में जो बॉडी में CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है, CO2 क्या है, एक एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है यानी कि क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है। सिंपल, CO2 बढ़ रही है बॉडी में, CO2 एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस बढ़ रही है ड्यू टू रेस्पिरेटरी कंपोनेंट बढ़ रही है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक केस सिनेरियो बात करते हैं। अगर किसी बंदे को, अगर एक पर्सन है, एक पेशेंट है, उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज है और उसके ट्रीटमेंट में हम उसको ओरल एंटासिड्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बॉडी में कौन सा क्या होगा, एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक होगा, रेस्पिरेटरी होगा, क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, इसमें मेटाबॉलिक कंपोनेंट इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन का तो कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो रेस्पिरेटरी को तो वहां से हटा दो। अब देखना ये है कि एल्कलोसिस होगी या एसिडोसिस। अब जब भी हम एंटासिड्स देते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा HCl सिक्रीशन होता है उसको कम करा देते हैं, या तो कम कराते हैं या तो न्यूट्रलाइज करा देते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एसिडिक कंपोनेंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। सिंपल, एसिडिक चीज कम हुई तो एल्कलोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फाइसीमा के ऊपर। अगर पेशेंट को एम्फाइसीमा है, उसमें भी सेम रेस्पिरेटरी कंडीशन है, इसके अंदर भी क्या होता है कि CO2 जो होती है बॉडी में, CO2 क्या होती है, CO2 बढ़ती जाती है। अब CO2 बढ़ेगी तो सेम कंडीशन है, CO2 क्या है, एक एसिडिक गैस है, एसिडिक चीज बढ़ रही है बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, बॉडी में एसिडिक चीज बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बॉडी में एसिडिक चीज बढ़ रही है तो एसिडोसिस हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी कंपोनेंट की वजह से तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। अगला एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन नोटबुक में भी लिख सकते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हम ब्लड में क्या डालते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो
हम ब्लड में हमेशा एंटीकोएगुलेंट डाल के रखते हैं, ठीक है। ब्लड में एंटीकोएगुलेंट डलता है, एंटीकोएगुलेंट कौन सा डलता है, वो डलता है सोडियम सिट्रेट। अब जो सोडियम सिट्रेट, सपोज करो मैं कोई पेशेंट हूँ, मेरे अंदर क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेरे अंदर हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड एक्सचेंज हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा मेरी बॉडी में, जैसे अब ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो ब्लड के साथ जो एंटीकोएगुलेंट है वो भी आएगा, तो मेरी बॉडी में क्या आ गया, सोडियम सिट्रेट आ गया। सोडियम सिट्रेट बहुत ज़्यादा आ गया। अब हमारी बॉडी क्या करती है, सोडियम सिट्रेट जाता है सीधा लिवर में, लिवर में जाके सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्ब में। और मैंने क्या बताया था, HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन हमेशा हमेशा कैसे नेचर के होते हैं, एल्केलाइन नेचर के होते हैं। तो बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कौन से कंपोनेंट की वजह से बढ़ा है, मेटाबॉलिक की वजह से। तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन नोटबुक में लिख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।